हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से सपना स्टडी आईक्यू पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं तुगलक वंश के बारे में। इस वीडियो से पहले हमने पढ़ा था खिलजी वंश के बारे में। तो आई होप खिलजी वंश से जितने भी आपके पास डाउट रहे होंगे वो इस वीडियो से आपके क्लियर हो गए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड था वो था 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो तुगलक वंश का टाइम पीरियड था वो 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक रहा। तो पहला पॉइंट है कि जो तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो था गाजी मलिक, जिसने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से अपनी राजगद्दी संभाली थी। यानी कि जो गाजी मलिक था उसने जो है तुगलक वंश की स्थापना की थी और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से इसने अपना शासन शुरू किया था। अगला है दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला जो राजवंश था वो था तुगलक वंश। यानी कि जो दिल्ली सल्तनत के अन्य राजवंश थे उनमें से जो सबसे ज्यादा टाइम पीरियड था वो तुगलक वंश का था। अब हम देखेंगे तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। तो जो गयासुद्दीन तुगलक था उसका जो टाइम पीरियड था वो था 1320 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक और गाजी मलिक ने तुगलक वंश की ही स्थापना की थी। यानी कि जो गाजी मलिक है जिसने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से अपना शासन शुरू किया था उसी ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। अगला है जो गाजी मलिक है उसने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से अपना राज्याभिषेक किया था। यानी कि जो गाजी मलिक है उसने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से अपना राजवंश शुरू किया था। अगला है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। तो जो गयासुद्दीन तुगलक है उसने अपने समय में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए थे, तो उनके बारे में अब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जो गयासुद्दीन तुगलक था उसने डाक व्यवस्था को श्रेष्ठ तथा तीव्रगामी बनवाया था। यानी कि डाक व्यवस्था को शुरू भी किया था और उसको तीव्रगामी भी बनाया था। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला है गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक था जिसने कृषि के विकास के लिए कृत्रिम रूप से नहरों का निर्माण करवाया था। यानी कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा प्रथम शासक जिसने कृषि के विकास के लिए कृत्रिम रूप से नहरों का निर्माण कराया था तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक प्रथम शासक था जिसने कृषि के विकास के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बन सकता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला है जो गयासुद्दीन तुगलक है उसने सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण करवाया था। यानी कि सिंचाई पर इसने बहुत ज्यादा ध्यान दिया था, इसी कारण इसने कुओं तथा नहरों का निर्माण भी करवाया था। तो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक कौन सा था जिसने कृषि के विकास के लिए कृत्रिम रूप से नहरों का निर्माण कराया था, तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। अगला है जो गयासुद्दीन तुगलक है उसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाई गई घोड़े दागने तथा हुलिया रखने की प्रथा को प्रभावी ढंग से लागू किया था। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने जो है घोड़े दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा को प्रारंभ कराया था। तो जो गयासुद्दीन तुगलक है उसने इस प्रथा को समाप्त नहीं किया बल्कि इसको प्रभावी ढंग से लागू किया। इसमें अत्यधिक और जोर लगाया कि प्रत्येक घोड़ों को दागा जाए और प्रत्येक सैनिक का हुलिया लिखा जाए। अगला है जिस भूमि को अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों से लेकर खालसा भूमि में मिला दिया था उस भूमि को गयासुद्दीन तुगलक ने पुनः अमीरों को वापस कर दिया था। यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने 4 प्रकार के अध्यादेश जारी करवाए थे, वो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में पढ़ाया था। तो उन अध्यादेशों में से एक अध्यादेश ये भी था कि जो अमीरों को, सूबेदारों को, लोगों को जो उपहार के रूप में या फिर पेंशन के रूप में जो भी भूमि दी गई है उनको अलाउद्दीन खिलजी ने वापस ले लिया था और उन्हें खालसा भूमि यानी कि सरकारी भूमि में मिला दिया था। लेकिन जब आया था गयासुद्दीन तुगलक तो उसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो अमीरों से खालसा भूमि में मिलाई गई उनकी भूमि थी उनको दोबारा से अमीरों को वापस कर दिया था। यानी कि उसके द्वारा ये एक लोक कल्याणकारी कार्य किया गया था। अगला है इसने लगान के रूप में उपज का 1/10 भाग या 1/12 भाग ही लेने का आदेश दिया। यानी कि उपज का जो लगान होता था वो अलाउद्दीन खिलजी ने बढ़ा दिया था, लेकिन जो गयासुद्दीन तुगलक है उसने दोबारा से
इस उपज से लिया जाने वाले लगान था जो कि राजा को मिलता था, उसमें कमी की थी, यानी कि कम मात्रा में अब सुल्तान को उपज का लगान मिलेगा। अगला है, इसने मंगोलों को बड़ी ही सफलतापूर्वक अपने साम्राज्य से दूर रखने में सफलता पाई थी तथा जब इसने मंगोलों को हराया था तो इसने मलिक उल गाजी नामक उपाधि को धारण किया था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की थी? तो वो की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। और गयासुद्दीन तुगलक ने ये उपाधि क्यों धारण की थी? तो वो इसलिए की थी क्योंकि इसने जो है मंगोलों को अपने साम्राज्य पर आक्रमण करने नहीं दिया था, उनको दूर से ही हराकर उन्हें भगा दिया था। तो इसीलिए जो गयासुद्दीन तुगलक है उसने मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की थी। अगला है, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना की थी। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। अब हम देखेंगे गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किए गए प्रमुख अभियान। तो जो गयासुद्दीन तुगलक है उसके टाइम पीरियड में 2 प्रमुख अभियान हुए थे। तो पहला था तेलंगाना विजय। तो तेलंगाना अभियान के दौरान उसने जूना खां के नेतृत्व में सेना भेजी थी तेलंगाना में, जिसमें जो है जूना खां की ही विजय होती है, यानी कि तेलंगाना अभियान को गयासुद्दीन तुगलक जीत जाता है। और इसी अभियान के बाद जो जूना खां है वो क्या करता है, मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि को धारण करता है, यानी कि जो गयासुद्दीन तुगलक है उसका पुत्र था जूना खां। तो वो जूना खां को भेजता है तेलंगाना अभियान में। तो जो जूना खां होता है वो तेलंगाना अभियान में विजित हो जाता है, यानी कि इस अभियान को जीत लेता है। और उसी के बाद से जो जूना खां होता है वो मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि को धारण करता है और मोहम्मद बिन तुगलक ही गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी बनता है, यानी कि आगे चलकर यही शासक बनता है। अगला जो अभियान था वो था तिरहुत अभियान। तो तिरहुत अभियान हुआ था मंगोलों के विरुद्ध में। तो मंगोलों के विरुद्ध में जो ये अभियान हुआ था वो जूना खां के ही नेतृत्व में हुआ था और इसे भी जो है जूना खां ने विजित कर लिया था। अगला है कि जो गयासुद्दीन तुगलक था उसकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो जो गयासुद्दीन तुगलक है वो अपने ही नेतृत्व में बंगाल गया था अभियान के लिए। तो जब वो बंगाल अभियान से लौट रहा था तो तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पर एक महल था जो कि अफगानपुर में बनाया हुआ था। तो ये जो महल था वो लकड़ी का बनाया हुआ था, जिसमें जो है गयासुद्दीन तुगलक प्रवेश करता है। लेकिन जब वो इस महल में प्रवेश करता है तो ये जो महल है उसकी एक लकड़ी टूटकर नीचे गिरती है और वो सीधे गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर गिर जाती है, जिससे दबकर जो गयासुद्दीन तुगलक है उसकी मृत्यु हो जाती है 1325 ईस्वी में। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि जो ये महल था जो कि अफगानपुर में बनाया गया था, ये लकड़ी का महल था। तो ये बनाया गया था जूना खां के द्वारा और जूना खां ही जो है गयासुद्दीन तुगलक को ये बताता है कि वहां जो है एक महल बनाया गया है, तो आप जब बंगाल अभियान से दोबारा महल की ओर लौटो तो उस महल को देखते हुए आना, यानी कि उस महल का परीक्षण करते हुए आना। तो जब गयासुद्दीन तुगलक उस महल में प्रवेश करता है तो उस महल की जो लकड़ी होती है वो जो है गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर गिर जाती है और इससे जो है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो एक प्रकार से इस घटना को षड्यंत्र के रूप में भी देखा जाता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो जूना खां है उसी के द्वारा ये महल बनवाया गया था और एक तरीके का षड्यंत्र था गयासुद्दीन तुगलक को मारने के लिए। अगला है गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है वो तुगलकाबाद में स्थित है, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना करवाई थी और यहाँ पर ही जो है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा भी स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ स्थित है, तो वो है तुगलकाबाद में और तुगलकाबाद की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। अब आता है मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक का जो उत्तराधिकारी था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक होता है वो गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद शासक बनता है और ये जो है गयासुद्दीन तुगलक का ही पुत्र होता है। तो इसका जो वास्तविक नाम होता है वो तो होता है जूना खां, लेकिन जब ये तेलंगाना अभियान को विजिट कर लेता है तो उसके बाद तेलंगाना विजय के उपलक्ष्य में अपना नाम बदलकर मोहम्मद बिन तुगलक रख देता है और मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर ही जो है ये शासक बनता है। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक एक विद्वान शासक था, यानी कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है
वो जो है दिल्ली सल्तनत के अन्य शासकों के हिसाब से, अन्य शासकों के मुकाबले में ज्यादा विद्वान था, यानी कि सबसे अधिक विद्वान जो है मोहम्मद बिन तुगलक को ही माना गया है। लेकिन इसकी जो सनक भरी योजनाएं थी उसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल तथा रक्त पिपासु भी कहा जाता था। यानी कि जो इसने योजनाएं बनाई थी, योजनाएं लागू की थी, तो जब भी ये कोई भी योजना चलाता था, कोई भी योजना बनाता था, तो ना तो ये स्थिति को देखता था, ना ही वो स्थान को देखता था कि किस स्थान पर मुझे इस योजना को लागू करना चाहिए, या फिर ना ही वो तर्क वितर्क करता था, जिसके कारण इसकी जो योजनाएं होती थी वो विफल हो जाती थी। इसी कारण इतिहासकारों ने इसे नाम दिए हैं स्वप्नशील, यानी कि सपना देखा और अगले ही दिन उस योजना को लागू कर दिया, उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए लागू कर दिया। और जब ये योजना लागू करता था तो वो योजना विफल हो जाती थी, उसका परिणाम कुछ गलत ही निकलता था। अगला है पागल, यानी कि ये कुछ भी कर देता था, कोई भी योजना लागू कर देता था। अगला है रक्त पिपासु, यानी कि इसके द्वारा जो है लोगों का रक्त चूसा गया था। रक्त पिपासा का मतलब होता है लोगों का रक्त चूसना, यानी कि जब भी ये कोई योजनाएं बनाता था तो उसके कारण जो तकलीफ होती थी, उसके कारण जो नुकसान भरना पड़ता था, वो भरना पड़ता था जनता को। इसी कारण इसको जो है, इसकी योजनाओं के कारण इसको रक्त पिपासु कहा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जिसको स्वप्नशील, पागल तथा रक्त पिपासु कहा जाता था, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखेंगे हम मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं, यानी कि इसने ऐसी कौन सी योजनाएं लागू की जिसके कारण इसको पागल, स्वप्नशील या फिर रक्त पिपासु कहा जाता था। तो पहली जो इसकी योजना थी वो थी दोआब में कर वृद्धि, यानी कि इसने क्या किया, जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने राजकीय आय को बढ़ाने के लिए करों में वृद्धि की योजना बनाई, तथा यह योजना उसने सर्वप्रथम दोआब क्षेत्र में लागू की थी। दोआब क्षेत्र का मतलब होता है जहां पर दो नदियां मिलती है और जहां की भूमि जो है ज्यादा उपजाऊ होती थी। तो इसने क्या किया, सबसे पहले राजकीय आय को बढ़ाने के लिए करों में वृद्धि की थी, और यह योजना उसने सर्वप्रथम लागू की थी कर बढ़ाने की, वो की थी दोआब क्षेत्र में। परंतु दुर्भाग्यवश जब इसने यह योजना शुरू की थी तो उस समय दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ जाता है, तथा इसके परिणाम स्वरूप किसानों ने विद्रोह कर दिया था, तथा यह किसानों का प्रथम विद्रोह था। यानी कि दिल्ली सल्तनत में जिस शासक के काल में किसानों ने सर्वप्रथम विद्रोह किया था तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। और किसानों के विद्रोह के परिणाम स्वरूप इसने जो है किसानों के लिए दीवाने अमीर कोही नामक एक विभाग की स्थापना की थी। तो इसका सीधा सीधा जो अर्थ निकलता है वो ये निकलता है कि इसने क्या सोचा कि मुझे राजकीय आय बढ़ानी चाहिए, तो इसने राजकीय आय को बढ़ाने के लिए करों में वृद्धि की योजना बनाई। लेकिन इसने क्या किया, जब इसने करों में वृद्धि की योजना बनाई तो उसने जो है सर्वप्रथम इस योजना को लागू किया दोआब क्षेत्र में। तो इसने अपनी तरफ से तो ये सोचा, वो ज्यादा उपजाऊपन वाला क्षेत्र है, वहां पर जो है अनाज ज्यादा होता है, तो अगर मैं वहां पर सर्वप्रथम कर की वृद्धि करूंगा तो इससे क्या होगा, कर भी मिलेगा, साथ ही साथ किसानों को कोई तकलीफ भी नहीं होगी। लेकिन क्या होता है, उस टाइम पे दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ जाता है, यानी कि वहां की नदियां सूख जाती है, वहां वर्षा नहीं होती, जिसके कारण जो है उत्पादन कम होता है। तो जो किसान थे उन्होंने सोचा कि इस टाइम पे जो है जो शासक है वो हमारी मदद करेंगे, लेकिन जो शासक था उसने इसके विपरीत किसानों पर और अधिक कर लगा दिया, जिसके कारण किसान उससे नाराज हो गए और किसानों ने उसके खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। तो इसके परिणाम स्वरूप किसानों के विद्रोह से बचने के लिए उसने किसानों के लिए दीवाने अमीर कोही नामक एक विभाग की स्थापना की, ताकि यह विभाग किसानों की मदद कर सके और किसानों को जितना भी नुकसान हुआ है उसके लिए उनकी मदद कर सके। तो ये जो योजना थी मोहम्मद बिन तुगलक की दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की, वो जो है असफल हो जाती है। अगली जो योजना शुरू करता है वो करता है राजधानी परिवर्तन। तो राजधानी परिवर्तन के अंतर्गत उसकी ये सोच थी कि जो मंगोलों का आक्रमण है उससे बचने के लिए और इस्लाम धर्म का प्रसार दक्षिण भारत में करने के लिए मुझे राजधानी को परिवर्तन करना चाहिए। तो इसने अपनी राजधानी को परिवर्तन करने की सोची, इसीलिए इसने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद में बनाने का आदेश दिया। लेकिन यह योजना भी उसकी असफल हो जाती है, जिसके कारण वो दोबारा से जो अपनी राजधानी बनाता है वो दिल्ली ही बना देता है। यानी कि ये क्या करता है, ये सोचता है कि जो मंगोल आक्रमण है और जो दक्षिण भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार है उसके लिए ये अपनी जो राजधानी बनाता है
वो बनाता है देवगिरी। लेकिन दिल्ली से देवगिरी बहुत ज्यादा दूर पड़ता है, जिसके कारण जब ये पलायन करता है तो ये पलायन अकेले नहीं करता, ये पलायन अपनी पूरी जनता के साथ करता है, यानी कि अपने साथ साथ पूरी जनता को भी देवगिरी ले जाने का योजना बनाता है। लेकिन संसाधनों की कमी होने के कारण और अस्त व्यस्त ढंग से जल्दीबाजी में दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तन करने के कारण जनता को जो है इस रास्ते में बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, यानी कि उनको भोजन की प्राप्ति नहीं होती, पर्याप्त मात्रा में उनको जल की प्राप्ति नहीं होती, जिसके कारण ये योजना विफल हो जाती है। और इसके बाद जो है जो राजा होता है मोहम्मद बिन तुगलक, वो देवगिरी के बदले दोबारा से अपनी जो राजधानी है वो दिल्ली में ही ले जाता है, यानी कि ये जो है देवगिरी में अब राजधानी नहीं बनाता, बल्कि आधे रास्ते से ही वापस लौटकर दोबारा से दिल्ली में प्रवेश करता है और दिल्ली को ही दोबारा से अपनी राजधानी बनाता है। तो जो ये राजधानी परिवर्तन वाली योजना थी मोहम्मद बिन तुगलक की, वो भी असफल हो जाती है। अगली जो योजना बनाता है वो बनाता है सांकेतिक मुद्रा की योजना, यानी कि ये क्या करता है, अपने टाइम पीरियड में तांबे तथा कांसे के सिक्के चलाता है, जिनका मूल्य चांदी के सिक्के के टंके के मूल्य के बराबर होता है। यानी कि सिक्के तो बनाता है तांबे और कांसे के, लेकिन जो उनका मूल्य होगा वो चांदी के टके के मूल्य के बराबर होगा। अब जो होता था, जो तांबा होता था और कांसा होता था, वो आम लोगों के घर में भी उपलब्ध होता था, जिस कारण लोगों ने घर घर में नकली सिक्का बनाना शुरू कर दिया था और पूरा बाजार जो होता है वो नकली सिक्कों से भर जाता है। और जब सुल्तान को यह बात पता चलती है कि नकली सिक्के लोगों ने बना दिए हैं, तो वो आदेश देता है कि जिन लोगों के पास सांकेतिक मुद्रा है वे उन्हें जमा कराकर उनके बदले चांदी के सिक्के ले जाएं। यानी कि ये क्या करता है, तांबे और कांसे के सिक्के को चलाता है और उनका मूल्य कर देता है चांदी के टके के मूल्य के बराबर। तो जो आम जनता होती है, सभी के घर में तांबे और कांसे की उपलब्धता होती है, तो वो क्या करते हैं, जिस विधि से राजा जो है अपने सिक्के बनाता है उसी विधि से जो है आम लोग भी अपने घरों में पड़े तांबे और कांसे से जो है सिक्के बनाने शुरू कर देता है। यानी कि जो राजा होता है वो क्या गलती करता है, वो जो है सिक्के बनाने की विधि को गुप्त नहीं रखता, जिस कारण लोग भी इस विधि को जान देते हैं और तांबे और कांसे से जो है वो क्या करते हैं, सिक्के बनाना शुरू कर देते हैं। इसी कारण नकली सिक्कों से पूरा बाजार भर जाता है। और जब सुल्तान को यह बात पता चलती है तो वो आदेश देता है कि जिनके पास भी सांकेतिक मुद्रा है, यानी कि जिनके पास भी तांबे और कांसे की मुद्रा है, वो क्या करें, राजघराने में उसे जमा करा दे और उसके बदले चांदी के सिक्के ले जाएं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो उसकी सांकेतिक मुद्रा बनाने की योजना होती है वो भी असफल हो जाती है। अब जो उसकी दूसरी योजना होती है वो होती है खुरासान अभियान। तो खुरासान अभियान में वो क्या करता है कि इस समय ईरान यानी कि खुरासान में मंगोलों के शासक का पतन हो जाता है, तो यहाँ राजनीतिक अस्थिरता फैल जाती है। तो जो राजा होता है मोहम्मद बिन तुगलक, तो वो क्या सोचता है कि मुझे इस राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाना चाहता है। तो वो क्या करता है, इस राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक खुरासान अभियान की योजना बनाता है। इसके लिए उसने 3,70,000 सैनिकों की सेना तैयार की और उन्हें पहले ही 1 साल का वेतन अतिरिक्त दे दिया था। लेकिन बाद में इसने क्या किया, खुरासान के शासक के साथ संधि कर दी। यानी कि जब मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड चल रहा था तो उस टाइम पे खुरासान में जो कि मंगोल थे उनके जो शासक थे उसका पतन हो गया था, जिसके कारण क्या हुआ था, वहां राजनीतिक अस्थिरता फैल गई थी। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसने सोचा कि मुझे इस राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाना चाहिए, तो उसने पहले ही जो है सैनिकों को तैयार कर दिया कि हम जो है अभियान पर जाएंगे और उसने 3,70,000 सैनिकों को तैयार कर दिया और 1 साल का वेतन उनको अतिरिक्त दे दिया। यानी कि जिस साल तुम अभियान पर जाओगे उस साल का वेतन जो है उसको उनको अतिरिक्त दे दिया था। लेकिन बाद में क्या होता है, जो मोहम्मद बिन तुगलक होता है वो खुरासान के शासक के साथ संधि कर देता है और इसी के परिणाम स्वरूप जो सैनिक होते हैं उनको नाराजगी हो जाती है मोहम्मद बिन तुगलक से, क्योंकि उनको तो राजा ने आदेश दे दिया था कि हम क्या करेंगे, अभियान करेंगे खुरासान पर। लेकिन अब वो क्या करता है, शासक खुरासान के शासक के साथ संधि कर देता है, जिसके कारण सैनिक जो है राजा के विरुद्ध विद्रोह कर लेते हैं। तो विद्रोह से बचने के लिए जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने एक अभियान और चलाया। तो उसने वो अभियान चलाया कराचीन का अभियान। तो उसने सोचा
कि अगर मैं सैनिकों को इस और उनका ध्यान भटकाऊंगा कराचीन अभियान की छोर, तो क्या करेंगे, जो सैनिक है वो मेरे पर विद्रोह नहीं करेंगे। इसीलिए उसने क्या किया, सैनिकों के विद्रोह से बचने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने कराचीन अभियान चलाया तथा सैनिकों को हिमालय के दुर्गम चोटी कराचीन अभियान में भेज दिया। यानी कि जो ये कराचीन वाला क्षेत्र था वो हिमालय के दुर्गम चोटी पर था। लेकिन सैनिक जब इस अभियान पर जाते हैं तो वो रास्ता भटक जाते हैं और कुछ सैनिक आपस में ही विवाद कर देते हैं और एक दूसरे को ही मारने लगते हैं, जिसके कारण जो होता है कराचीन अभियान असफल हो जाता है। और इसी समय मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया हुआ रहता है, तो वो इस घटना के बारे में लिखता है कि जो इस अभियान पर गए हुए सैनिक थे उनमें से केवल अंत में 10 अधिकारी ही बचकर वापस आए थे। यानी कि जो ये कराचीन अभियान पर गए हुए सैनिक थे उनमें से केवल 10 अधिकारी ही बचकर वापस आते हैं, क्योंकि वो रास्ता भटक जाते हैं, जिसके कारण कुछ सैनिक तो आपस में विवाद कर लेते हैं और मारपीट करते हैं, जिसके कारण वो आपस में ही मरते रहते हैं, आपस में ही एक दूसरे को मारते रहते हैं। और कुछ सैनिक जो है रास्ता भटक जाते हैं, जिसके कारण वो हिमालय की चोटी के दुर्गम क्षेत्रों में ही गुम हो जाते हैं। तो मोरक्को के यात्री इब्न बतूता के अनुसार उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये अभियान छिड़ा गया था कराचीन अभियान, तो वहां से लौटकर केवल 10 ही अधिकारी बचकर आते हैं। तो इसका मतलब है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कराचीन अभियान किया गया था वो भी असफल सिद्ध हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जो इब्न बतूता का नाम आया है तो उसके बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में उनको हम देख लेंगे। तो इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का यात्री था और यह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। तो जो इब्न बतूता था उसने जो है अरबी भाषा में एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था रिहला, और रिहला जो है अरबी भाषा का ग्रंथ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो इब्न बतूता है उसने अरबी भाषा में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रिहला। अगला है इब्न बतूता की विद्वता से प्रभावित होकर जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने जो है दिल्ली का काजी और न्यायाधीश नियुक्त कर दिया इब्न बतूता को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था, तो वो किया था इब्न बतूता को। और कब किया था, वो किया था 1333 ईस्वी में। तो इब्न बतूता से जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में वो भी हमने इसमें कवर कर दिए हैं। अब अगला है जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसकी मृत्यु हो जाती है 20 मार्च 1351 ईस्वी को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1351 ईस्वी को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखता है कि जनता को अपने राजा और राजा को अपनी प्रजा से छुटकारा मिल गया। तो ये वाक्यांश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ये वाक्यांश जो है एग्जाम में पूछा गया है कि ये वाक्यांश किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो लिखा गया है बदायूनी के द्वारा। और क्या लिखा गया है, मोहम्मद बिन तुगलक पर लिखा गया है कि जो जनता है उसको अपने राजा से तथा राजा को अपनी प्रजा से छुटकारा मिल गया। तो ये वाक्यांश लिखा गया है मोहम्मद बिन तुगलक पर। लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो लिखा गया है बदायूनी के द्वारा, जो कि एक इतिहासकार था। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है मोहम्मद बिन तुगलक पर, तो वो है कि इसी के समय में दक्षिण भारत पर हरिहर तथा बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य यानी कि विजयनगर की स्थापना की थी। तो जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी वो की थी हरिहर तथा बुक्का ने, और ये दोनों भाई थे और इन्होंने 1336 ईस्वी में एक स्वतंत्र साम्राज्य विजयनगर की स्थापना की थी। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इसी के समय यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमद शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। यानी कि 1347 ईस्वी में जो अलाउद्दीन बहमद शाह है उसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये दोनों ही फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला जो शासक बनता है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद वो बनता है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक का जो टाइम पीरियड होता है वो 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक होता है। और जो फिरोज शाह तुगलक है वो अपने टाइम पीरियड में प्रशासनिक तथा कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध हुआ था। यानी कि इसके द्वारा ऐसे कार्य किए गए जो कि जनता के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुए हैं। तो इसी कारण जो फिरोज शाह तुगलक है उसको प्रशासनिक और कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध राजा माना जाता है। कुछ इतिहासकारों ने इसे सल्तनत काल का अकबर भी कहा है। यानी कि सल्तनत काल का जो अकबर कहा गया है वो फिरोज शाह तुगलक को कहा गया है।
तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक बना था। यानी कि जो जजिया कर है जो कि गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, ये कर ब्राह्मणों पर लगाना शुरू किया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो जजिया कर के बारे में पिछली वीडियोस में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था कि जो जजिया कर है उसकी शुरुआत किसने की थी, उसको किस पर लगाया जाता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको उस वीडियो में पढ़ा दी थी। फिर भी थोड़ा बहुत इस वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ कि जो जजिया कर की शुरुआत की थी वो की थी मोहम्मद बिन कासिम ने। और ये जो कर लगाया जाता था वो लगाया जाता था गैर मुसलमानों पर, यानी कि जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते उन पर ये जजिया कर लगाया जाता था। लेकिन जब मोहम्मद बिन कासिम ने ये कर लगाया था तो उन्होंने 5 व्यक्तियों को इस कर से मुक्त रखा था। यानी कि ये गैर मुस्लिम तो थे लेकिन फिर भी इन पर कर नहीं लगाया जाता था। तो वो कौन थे? वो थे बच्चे, बूढ़े, औरतें, विकलांग और ब्राह्मण। यानी कि जो ब्राह्मण है वो गैर मुसलमान तो होते थे लेकिन फिर भी इन पर कर जो है नहीं लगाया जाता था। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, ब्राह्मणों पर भी कर लगाना शुरू किया। तो इसीलिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि ब्राह्मणों पर जजिया कर की शुरुआत किसने की थी, तो वो की थी फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन जो मोहम्मद बिन कासिम था जिसने जजिया कर की शुरुआत की थी, लेकिन इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतुहात-ए-फिरोजशाही की रचना की थी। यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था फतुहात-ए-फिरोजशाही। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं तथा लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग यानी कि दीवान-ए-खैरात की स्थापना की थी। तो इसका एक लोक कल्याणी कार्य था कि उसने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था दीवान-ए-खैरात। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। तो इसके महत्वपूर्ण कार्यों में जो पहला कार्य था वो था ऋणों की समाप्ति। यानी कि इसने अनेक ऋणों की समाप्ति की थी जिससे किसानों पर जो आर्थिक भार पड़ता था उस पे कमी आई। लेकिन इसने केवल 4 प्रकार के कर लागू किए थे। पहला था खराज जो कि एक लगान कर होता था। दूसरा था जजिया जो कि गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। अगला है जकात। तो जकात कर की विशेषता ये होती थी कि ये जो है इस्लाम धर्म के अनुसार लगाया जाता था, जिसमें 2.5% का दान जो कि उन लोगों को देना पड़ता था जो कि मालदार लोग होते थे, यानी कि जो अमीर लोग होते थे तो उनको 2.5% का दान देना पड़ता था। और ये जो दान होता था ये किन लोगों पर लगाया जाता था कि जो अपाहिज है, जो असहाय है, उनको जो है ये दान दिया जाता था। तो इसका अर्थ है जो जकात कर है वो मुसलमानों पर लगाया जाता था। और क्यों लगाया जाता था कि जो अमीर लोग हैं वो जो है अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा उन लोगों को दे सके जो कि अपाहिज है और असहाय है। और अगला जो कर लिया जाता था वो लिया जाता था खम्स के रूप में। यानी कि खम्स कौन सा धन होता था कि जब राजा लोग क्या करते थे, किसी साम्राज्य पर आक्रमण कर देते थे तो उस आक्रमण या युद्ध के दौरान जो भी उन्होंने लूटा हुआ धन होता था उसमें जो है खम्स के रूप में कुछ हिस्सा सुल्तान को दिया जाता था, तो वो कहलाता था खम्स। तो ये जो 4 प्रकार के कर थे वो लगाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। अगला है सरकारी सेवाओं को वंशानुगत बनाना। यानी कि जो फिरोज शाह तुगलक के कार्य हैं उनमें जो महत्वपूर्ण कार्य था वो एक था सरकारी सेवाओं को वंशानुगत बनाना। यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने सरकारी सेवाओं से वृद्ध होने या मृत्यु हो जाने के उपरांत उसके पुत्र को अथवा दामाद अथवा दास को सरकारी सेवा पर नियुक्त किए जाने का आदेश दिया था। यानी कि इसने क्या किया था, अगर कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में कार्यरत है तो वो या तो वृद्ध हो जाता है यानी कि वो काम करने के लायक नहीं रहता, या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके उपरांत उसका जो कार्य है, उसकी जो नौकरी है वो उसके पुत्र को दी जाएगी। यदि पुत्र नहीं होगा तो उसके दामाद को दी जाएगी, और अगर दामाद भी नहीं होगा उसके दास को ये नौकरी दी जाएगी। यानी कि उसने जो है सेवाओं को वंशानुगत बनाया, नौकरियों को वंशानुगत बनाया। अगला है नगद वेतन के स्थान पर जागीर देना। फिरोज शाह तुगलक ने उच्च सैनिकों को नगद वेतन के स्थान पर जागीर यानी कि भूमि देने की व्यवस्था को पुनः प्रारंभ करवाया। यानी कि जब अलाउद्दीन खिलजी आया तो उसने क्या किया था, उसने जो पहले की व्यवस्था थी जिसमें जो है नगद वेतन के स्थान पर जागीर दी जाती थी, तो उसने अलाउद्दीन खिलजी ने इस व्यवस्था को समाप्त करके
सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया था। लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल आता है तो वो इस व्यवस्था को दोबारा से अपना लेता है और वेतन के स्थान पर जागीर देने की व्यवस्था को अपनाता है। और अगला जो इम्पोर्टेंट काम किया था तो वो क्या था, नहरों का निर्माण। तो जो फिरोज शाह तुगलक था उसने क्या किया था, अनेकों नहरों का निर्माण किया था जो कि दिल्ली से हरियाणा के मध्य होती थी। और जो किसान इन नहरों के पानी का प्रयोग करते थे तो उनको इसके बदले में सिंचाई कर देना पड़ता था, जो कि उपज का 1/10% होता था। यानी कि इसने क्या किया, नहरों का निर्माण तो कराया, लेकिन जो भी किसान नहरों के पानी का प्रयोग करते थे उनको कर के रूप में जो है सिंचाई कर देना पड़ता था, जो कि हक ए सर्व विभाग के द्वारा लिया जाता था। और ये जो है उपज का 1/10% होता था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है दासों से प्रेम। यानी कि जो फिरोज शाह तुगलक है उसने जो अपने टाइम के दास होते थे उनके साथ वो सम्मान पूर्वक तरीके से रहता था और उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाता रहता था। तो दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक दास प्रेमी जो सुल्तान था वो था फिरोज शाह तुगलक। और इसने दासों के लिए एक अलग विभाग यानी कि दीवान ए बदगान नामक विभाग की स्थापना भी की थी, जो दासों पर नियंत्रण रखने का कार्य करते थे। और इसके पास 1,80,000 दास थे तथा प्रत्येक दास को 10 से 100% तक का वेतन दिया जाता था। यानी कि आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जो सर्वाधिक दास प्रेमी था, तो वो था सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसने जो है दासों पर नियंत्रण रखने के लिए दीवान ए बदगान नामक विभाग की स्थापना भी की थी। अगला जो इसने महत्वपूर्ण कार्य किया था वो था सिपाखाना की स्थापना। इसने अनेकों निःशुल्क चिकित्सालयों की स्थापना की थी। यानी कि सिपाही खाना का मतलब क्या होता है, चिकित्सालय। तो चिकित्सालय यानी कि अस्पताल। तो इसने जो है अनेकों अस्पतालों की स्थापना की थी। और दार उल सफा नामक राजनीतिक जो अस्पताल है वो भी जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही खुलवाए गए थे। अगला है मुद्रा में सुधार। तो इसने क्या किया था, इसने 3 प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन किया था। तो पहली जो मुद्रा थी वो थी ससगनी, जो कि जो है चांदी की मुद्रा होती थी और यह टका के मूल्य की 1/6% होती थी। अगला है अध। तो यह जो है तांबे की मुद्रा होती थी जो कि जीतल के मूल्य की 1/2 थी। अगला है विख। तो विख जो मुद्रा है वो तांबे की ही बनी होती थी और ये जो है जीतल की 1/4 यानी कि 25% की मूल्य के बराबर होती थी। तो ये 3 प्रकार की मुद्राएं लागू करवाई थी, वो कराई थी फिरोज शाह तुगलक ने। अगला जो इसने इम्पोर्टेंट काम किया था वो था दंड विधान में परिवर्तन। यानी कि इसने क्या किया था, जो राजनीतिक राजद्रोह है उसमें जो दंड विधान है उसको कठोर दंड की जगह सामान्य दंड में परिवर्तित कर दिया था। यानी कि जैसे मृत्यु दंड होता है तो उसको सामान्य दंड में परिवर्तित कर दिया था। किसी को 4 साल, 5 साल, 10 साल तक की सजा होती है तो उसको सामान्य दंड यानी कि कम सालों की सजा सुनाई जाए, ऐसी उसने व्यवस्था बनाई थी। यानी कि अपराध करने का जो दंड है उसको थोड़ा सा कम कर दिया था। अब जो इसके इम्पोर्टेंट कार्य हैं वो सारे खत्म हो गए हैं। अब हम देखेंगे फिरोज शाह की जीवनी के बारे में। तो जो फिरोज शाह तुगलक है उसके 2 पुत्र होते हैं। पहला होता है फतेह खां और दूसरा होता है मोहम्मद खां। तो जो इनमें से फतेह खां होती है उसकी मृत्यु हो जाती है फिरोज शाह तुगलक के ही काल में। यानी कि अपने पिता के ही काल में फतेह खां की मृत्यु हो जाती है। और जो दूसरा पुत्र होता है जिसका नाम होता है मोहम्मद खां, तो मोहम्मद खां को दासों के द्वारा राजधानी से भगा दिया जाता है। यानी कि मोहम्मद खां को दासों ने जो है राजा या शासक नहीं बनने दिया था। अब अगला है जो फतेह खां है जो कि अपने पिता के ही काल में मर जाता है। तो उसका एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है तुगलक शाह द्वितीय। तो वो क्या होता है, उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। यानी कि फिरोज शाह तुगलक का जो उत्तराधिकारी बनता है वो बनता है उसका नाती तुगलक शाह द्वितीय, जिसने केवल 1 वर्ष यानी कि 1388 से लेकर 1379 ईस्वी तक ही शासन किया था। और इसके बाद इसका छोटा भाई आता है अबू बर्क शाह। तो अबू बर्क शाह जो है शासक बनता है तुगलक शाह द्वितीय का। आगे है तुगलक वंश का अंतिम शासक। यानी कि तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था वो था नसीरुद्दीन शाह, जो कि 1394 ईस्वी में शासक बना था। और इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही सीमित रहा। यानी कि केवल इसका जो शासन था वो दिल्ली से ही पालम तक ही रहा था। और 17 दिसंबर 1398 ईस्वी को तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया और नसीरुद्दीन तुगलक को गुजरात से भगा दिया था।
और सन 1414 ईस्वी में नसीरुद्दीन शाह की मृत्यु हो जाती है और इसी के बाद से जो तुगलक वंश है उसका पतन हो जाता है। यानी तुगलक वंश का जो अंतिम शासक होता है वो होता है नसीरुद्दीन शाह। लेकिन इसी के टाइम पे 1398 ईस्वी में तैमूरलंग दिल्ली पर आक्रमण कर देता है और वो क्या करता है, नसीरुद्दीन तुगलक को भगा देता है, जिसके बाद जो है इसकी मृत्यु हो जाती है कुछ सालों बाद 1414 ईस्वी में और इसके बाद तुगलक वंश का पतन हो जाता है। और तुगलक वंश के बाद जो अगला राजवंश आता है वो आता है सैयद वंश, जो कि तैमूरलंग के जो दास होते हैं या जो उसके सैनिक होते हैं उसके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। तो तुगलक वंश से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो सब हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। अब हम देखेंगे एमसीक्यू सीरीज। तो पहला क्वेश्चन है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो जो तुगलक वंश की स्थापना की थी वो की थी गयासुद्दीन तुगलक ने और इसका जो वास्तविक नाम था वो था गाजी मलिक। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसका वास्तविक नाम होता है जूना खां। लेकिन जब ये तेलंगाना अभियान पर जाता है तो उस टाइम पे ये तेलंगाना अभियान को जीत लेता है, जिसके कारण ये उपाधि धारण करता है मोहम्मद बिन तुगलक की और आगे चलकर ये जो है शासक बनता है, यानी कि ये उत्तराधिकारी होता है गयासुद्दीन तुगलक का। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है, मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? तो जो मोरक्को यात्री इब्न बतूता है वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में और जो इब्न बतूता है उसके द्वारा अरबी भाषा में एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था रिहल्ला। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है, इब्न बतूता के द्वारा किस पुस्तक की रचना की गई थी? तो ये मैंने अभी आपको बताया कि उसने अरबी भाषा में रिहल्ला नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला है, तुगलक वंश के किस शासक को रक्त पिपासु कहा जाता था? तो वो कहा जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को, क्योंकि इसके द्वारा जितनी भी योजनाएं बनाई गई थी उसका जो परिणाम होता था वो हमेशा असफल ही रहता था। तो इसीलिए जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसको रक्त पिपासु यानी कि जनता का रक्त चूसने वाला कहा जाता था। अगला है, ब्राह्मणों पर जजिया कर की शुरुआत किसने की थी? तो वो की थी फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, जकात कर किस पर लगाया जाता था? तो जो जकात कर है वो मुसलमानों पर लगाया जाता था, क्योंकि जो मुसलमानों में जो अमीर लोग होते थे, मालदार लोग होते थे, उनकी आय का कुछ प्रतिशत कर के रूप में लिया जाता था और इसकी जो संपदा होती थी यह संपदा दी जाती थी उन लोगों को जो असहाय होते थे, जो अपंग होते थे, तो उन लोगों को दिया जाता था। तो इसीलिए जो ये जकात कर की व्यवस्था थी वो मुसलमानों में थी ताकि असहाय और अपंग लोगों की मदद की जा सके। अगला है, फतुहात ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा थी? जो फतुहात ए फिरोज शाही आत्मकथा थी वो थी फिरोज शाह तुगलक की। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक होता है नसीरुद्दीन तुगलक और इसी के टाइम पीरियड में 1398 ईस्वी में तैमूरलंग भारत पर आक्रमण करता है, जिसके बाद 1414 ईस्वी में नसीरुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है और इस राजवंश के बाद यानी कि तुगलक वंश के बाद जो अगला वंश आता है वो आता है सैयद वंश, जिसके बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो जितने भी एमसीक्यूज थे वो सारे हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।